आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, थैंक यू वैशाली, और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या करेंगे, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इसके पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये जो 14 से आर्टिकल है जो इक्वालिटी के लिए बिलोंग करते हैं, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ये सारे इम्पॉर्टेंट है for throughout our career as well as everywhere when we are into the constitution. So अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये हर इंसान के लिए कॉमन है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो सबको पता ही होता है। बट ये है कि सबको आर्टिकल के नंबरिंग पता नहीं होते हैं। आम लोगों को भी पता है कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये जो सारे आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो सबको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बताता है कि लॉ के आगे सब इक्वल है। जो लॉ है उसके आगे, जस्टिस के आगे, लॉ की आंखों में सब लोग सेम हैं। तो ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 treats all people the same in the eyes of law. This article is described in two parts, which states and commands the state not to deny to any person equality before law. लॉ के आगे सब इक्वल है, और लॉ के आगे अगर सबके लिए इक्वालिटी है, मतलब सबको सेम जो रूल्स हैं वो सब पे सेम एप्लीकेबल होंगे। दिस प्रोविजन स्टेट ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी में भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 14 बताता है। द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबडी इक्वली। जो लॉ सबके प्रोटेक्शन के लिए बना है तो वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है। अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस द लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। अब आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी उससे ही कनेक्टेड है, तो जो 14 बोल रहा है उसके बारे में ही, उसके कनेक्शन में ही 15 बोल रहा है। 14 बोल रहा है कि लॉ के लिए सब इक्वल है, फिर 15 बोल रहा है कि प्रोहिबिट कर रहा है लॉ कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो कह रहा है जो 14 वो ही कह रहा है 15, बट ये बोल सकते हैं हम कि एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। तो दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर। दिस आर्टिकल सिक्योर्स द सिटीजन्स from every sort of discrimination by the state on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth or of them. कोई मेल है, फीमेल है, क्या कास्ट है, क्या रेस है, क्या रिलीजन है, क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, वो आता है आर्टिकल 15 में। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू। अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाना है तो कहीं भी ये नहीं बोलेगा कि ये मेल्स के लिए अलाउड नहीं है या फीमेल्स के लिए अलाउड नहीं है। कहीं भी ये कोई नहीं बोलेगा कि ये किसी के रिलीजन के लिए अलाउड नहीं है, इस पर्टिकुलर रेस के लिए अलाउड नहीं है। तो इट विल बी गिवन एक्सेस टू ऑल पीपल। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू देयर रिलीजन, विद देयर कास्ट, देयर जेंडर, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा कोई भी नहीं होगा। यूज़ ऑफ टैंक्स, वेल, घाट, जो स्टेट मेंटेन करती है, जो जनरल पब्लिक के लिए यूज़ की चीज़ें हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है, आर्टिकल 15 ये बोलता है। तो आर्टिकल ऑल्सो मेंटेन दैट स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस नॉट विथ स्टैंडिंग दिस आर्टिकल। तो कहीं ऐसा भी होगा कि वुमेन को कहीं प्रिविलेज दिया जाएगा, कहीं बच्चों को प्रिविलेज दिया जाएगा, तो वो भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही है, इस आर्टिकल के अंडर ही आ रहा है, ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसीलिए कहीं ऐसा होगा कि कोई स्पेशल प्रोविजंस होंगे कि वुमेन के लिए अलग कंपार्टमेंट होगा या अलग एरिया होगा, तो वो बनाया गया है अगर तो वो इसीलिए ही है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट हो सके, कहीं भी किसी को, जो लॉ की आंखों में सब लोग सेम हो। अब आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वल अधिकार है, चाहे वो सिटीजन किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कहीं का भी बॉर्न हो, कहीं का भी डिसेंट हो, किसी का भी डिसेंट हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी राजा महाराजा के घर का है तो ही उसे जॉब मिलेगी, उसका रेसिडेंस कहीं भी हो, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी में भी एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस है बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST OBC, तो वो भी क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ था तो उसको कवर अप करने के लिए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस है। अदरवाइज सबके लिए पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी था पहले, उसका एबॉलिश अगर कोई करता है, उसको ख़त्म कोई करता है, तो वो आर्टिकल 17 उसके बारे में बात करता है कि किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। उसका कोई अनटचेबिलिटी जो है वो लीगली रॉन्ग है, वो एबॉलिश्ड है अंडर आर्टिकल 17। एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस है। अगर कहीं भी अनटचेबिलिटी के लेकर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो ऑफेंस है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए गए हैं वो भी एबॉलिश किए हैं आर्टिकल 18 ने। मतलब कि कोई बोलेगा मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, वो टाइटल्स जो है वो एबॉलिश हुए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट यूजुअली आर्टिकल 18 इस बारे में बात करता है कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज विच आर अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। तो अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल को छोड़ के स्टेट जो है वो बाकी सारी चीज़ों में जो है वो कन्फर नहीं करेगी। अकेडमिक टाइटल्स के अगर कोई CA है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, या कोई जो भी उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, टाइटल्स हैं, वो ठीक है। मिलिट्री टाइटल्स हैं, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, वो उनके टाइटल्स ठीक है। अदरवाइज द आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। तो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है इंडियन के सिटीजन्स को कि आप फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। द आर्टिकल एबॉलिशेस द टाइटल्स दैट वर अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर ने जो टाइटल्स दिए हैं उसको भी ये ख़त्म करता है 18 आर्टिकल। ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे, किसी को भी बोल देते थे कि आप राय बहादुर हो, खान बहादुर हो, ऐसा कुछ भी जो भी टाइटल जो ब्रिटिश लोग देते थे, फिर उनके डिसेंडेंट्स वही टाइटल को कंटिन्यू कर रहे थे। तो वो सारे भी जो टाइटल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं विथ आर्टिकल 18। अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लेकिन ये जो टाइटल्स हैं वो एबॉलिश नहीं है, वो तो स्टेट खुद ही देती है। नाउ आर्टिकल 19 टॉक अबाउट 6 फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। फ्रीडम एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19(1) बात करता है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी लोगों को जो भी भारत देश में है उनको गारंटी करती है। ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम को एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया is having a privilege of having all these 6 fundamental freedoms. उसमें reasonable restrictions हैं। अब freedom of speech and expression सबसे पहला ये। अभी obviously इसके साथ भी reasonable restrictions हैं। आप अपने देश के लिए किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी फादर ऑफ नेशन है, या अपने देश के जो कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जनरली विथ सम एक्सेप्शंस, विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे पहला फंडामेंटल फ्रीडम है। उसके बाद सेकेंड जो है वो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो अगर आप असेंबल होना चाहते हो, कहीं पे एक साथ जुट के कुछ फंक्शन कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, कुछ डिबेट कर रहे हो, किसी तरह का प्रोसेशन निकाल रहे हो, किसी तरह का कुछ भी
धरने पे भी बैठ रहे हो, लेकिन अगर आप वो पीसफुली कर रहे हो, आप असेंबल हो रहे हो, सब साथ जुड़ रहे हो, बहुत सारे लोग मिलके, लेकिन उसमें कोई आर्म्स एंड एमिनेशंस का यूज़ नहीं है, किसी हथियार का यूज़ नहीं है, तो आपका ये फंडामेंटल फ्रीडम है कि आप पीसफुली सब लोग एक साथ असेंबल हो सकते हो। ब्रिटिश टाइम में ये अलाउड नहीं था, लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको डर लगता था कि ये लोग आपस में कुछ भी मीटिंग करेंगे या कुछ भी हमारे खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी प्लान करेंगे। तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स इज द सेकेंड फंडामेंटल फ्रीडम। थर्ड इज freedom to form associations, unions and cooperative societies. Everyone who is having a prescribed formalities, rules and regulations के हिसाब से अगर they are eligible, then they can form association. If they are eligible to form a union, trade union, तो हमने वो trade union का तो already full fledgedly first sem में पढ़ा ही है। तो everybody is having a freedom to form such unions, form any association if they are eligible, form cooperative societies if they are eligible, having particular rules and regulations. फिर चौथा फ्रीडम है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, आपको कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एट एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हो, ये आपका फिफ्थ फ्रीडम है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, किसी तरह का भी ट्रेड व्यापार कर सकते हो, ये भी आपको फ्रीडम है। तो दीज आर 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स विच आर्टिकल 19 सर्व्स। These 6 fundamental freedoms are natural and basic freedoms inherent in a status of a citizen. एकदम basics जो freedom है वो है। However, these freedoms are not absolute and uncontrolled but are subject to certain reasonable restrictions. In this article, the author will take you through 6 fundamental freedoms provided under Article 19 along with relevant case laws. तो इसमें केस लॉज भी दिए हैं, बट ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे ही। आप बोलोगे कि हम लोग धरने पे बैठेंगे, फिर आपके ऊपर हम स्ट्राइक भी करेंगे तो हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको नोटिस देना है, आपको एप्लीकेशन लेनी है, आपको पुलिस की परमिशन लेनी है। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं बट थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो 19(1)A इस बारे में बात करता है। ये ऑलरेडी 19(1) में ही आते हैं ये 6 जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। तो 19(1)A क्या बोलता है कि गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स। Freedom of speech and expression is the foundation of a democratic society and is the one of the most cherished rights of a citizen. It is the first condition of liberty. एक freedom की पहली condition, पहली पहचान है, an important role in forming a public opinion. तो public अपना opinion देने का public को पूरा हक है, पूरा freedom है. Freedom of speech and expression है means right to speak, right to express oneself थ्रू एनी मीडियम ऑफ वर्ड्स। चाहे आप मुंह से बोलो, लिख के बोलो, पिक्चर बनाओ, पेंटिंग बनाओ, साइंस बनाओ, इंटरनेट पे दो, व्हाट्सएप पे दो, यूट्यूब पे बोलो, फेसबुक पे बोलो, कहीं भी बोलो, लिंक्डइन पे बोलो, तो यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू होल्ड एन ओपिनियन, टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट, इंक्लूडिंग द राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। सिर्फ उसको अपना ओपिनियन देना हक है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ ही कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन, ही कैन इम्पार्ट द फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन वो अपनी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर सकता है, दूसरों को दे सकता है, बांट सकता है। द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ अ वाइड कोनोटेशन। ये बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़, देयर पब्लिकेशंस एंड सर्कुलेशंस। तो आप पब्लिश भी कर सकते हो आपकी आइडियाज़, अपने ओपिनियन सर्कुलेट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी तरह के मीडिया में दे सकते हो। फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो रिकॉग्नाइज करता है कोर्ट भी। देयर आर वेरियस थिंग्स। तो सम ऑफ दोज फैसेट्स और राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस आर फ्रीडम ऑफ प्रेस। एक तो प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, प्रेस मतलब जो भी किस तरह का आप न्यूज़ में दे रहे हो, कुछ ऐसा किसी ऐसी मैगजीन में दे रहे हो, पब्लिश कर रहे हो रादर, तो उसका भी फ्रीडम है। ये भी अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आ सकता है, बिकॉज
आप हमेशा बोलकर ही कुछ नहीं आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, आप कहीं आपका रिटन आर्टिकल दोगे, कहीं कोई अपना न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, किसी मैगजीन्स में पब्लिश करेगा, तो दैट इज कमिंग अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दैट्स वाई द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्रीडम ऑफ प्रेस. The freedom of the press is perhaps the most important freedom under the right to free speech and expressions. Freedom of press does not find an explicit mention in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो एक्सप्लिट है वो मेंशन नहीं है. However, it has been indisputably held to be an important aspect. तो ये important aspect है of freedom of speech and expression. कि एक सेकेंड है, आई जस्ट डिस्कनेक्ट दिस. फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स, तो आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताया है कि देयर कैन बी नो प्री सेंसरशिप इन प्रेस. कोई भी प्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो उसमें पहले से ही कोई सेंसरशिप नहीं डालेगा. मतलब पहले से ये नहीं होगा कि ये चीज़ पब्लिश नहीं करनी है, ये चीज़ पब्लिश नहीं करनी. कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि एकदम आप कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए रॉन्ग है, जहाँ सोसाइटी के लिए जो गलत इम्पैक्ट हो सकता है, या सोसाइटी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली, या किसी को डिफेम कर रही है, ऐसी चीज़ें के लिए बात अलग है. अदरवाइज़ कोई प्री सेंसरशिप नहीं होगा. नो प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर. कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि न्यूज़पेपर पब्लिश करने से पहले ही उसको स्टॉप कर ले. तो प्रेस का जो फ्रीडम है वो इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है. कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात कोई रोक नहीं सकता है कि ये चीज़ जो है पब्लिश नहीं होगी, ये चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, इसका सर्कुलेशन बंद करवा दो, इसका प्रेस, इसका न्यूज़ में नहीं आना चाहिए. तो वैसा नहीं हो सकता है. फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्पॉर्टेंट है. फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन जो है वो मिलेगा. नो एक्सेसिव टैक्सेस ऑन प्रेस. तो प्रेस ऐसी जगह है, प्रेस ऐसी चीज़ है, न्यूज़पेपर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के उनको रोका नहीं जा सकता. However, restrictions can be imposed in the interest of justice, but those restrictions must withstand the test of Article 19(2). तो 19(2) जो बोलता है उस हिसाब से ही restrictions होने चाहिए. अब 19(2) यही बोलता है कि कहीं भी आप देश के विरुद्ध कुछ बोल रहे हो, ऐसी चीज़ों के लिए बोल रहे हो जो देश में कुछ हमले, दंगे करा सकता है या किसी तरह का नुकसान कर सकता है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस होंगे. सेकंड है राइट टू नो एंड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. तो ये जैसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप पूछ सकते हो कि इसमें मुझे इतने मार्क्स क्यों मिले, आप मुझे पेपर दिखाओ. कोई भी पेपर आप दे रहे हो, CA का दे रहे हो, IRS, IAS, कोई भी आप पेपर दे रहे हो, तो किसी भी पेपर में राइट टू इन्फॉर्मेशन है. इवन इनकम टैक्स है, किसी भी कहीं भी राइट टू नो, आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है, आपका फ्रीडम है, वो आपको मिला हुआ है. आपको जानना है कि किस भी प्रोडक्ट में कंटेंट क्या है, तो यू हैव आप RTI इशू कर सकते हो, आप RTI की मांग कर सकते हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप हमें बताओ कि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका कितना हार्म है, क्या नहीं है. तो इन द स्टेट ऑफ UP वर्सेस राजनारायण 1975, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू नो इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो राइट टू नो एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही आ रहा है, वहीं से ही डिराइव होके आ रहा है. द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू नो every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. जो आपके public functionaries है, जो लोग काम कर रहे हैं, public officers हैं, उनके थ्रू आपका अधिकार है कि आप जान सकते हो कि कोई भी public चीज़ है, कि टोल है, कोई ऐसी चीज़ है कि कितना पैसा आया आपके पास, कितना जमा हुआ, कितना नहीं, तो यू हैव अ राइट, आप पूछ सकते हो. इट इज़ अ बेसिक थिंग कि डेमोक्रेसी सिटीज़न जो है वो दे रही है. एवरी सिटीजन्स को मिलता है कि राइट टू नो कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी गवर्नमेंट कितने टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही है पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी चीज़ में. तो इट इज़ ओनली व्हेन द पब्लिक इज़ अवेयर ऑफ द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ इन गवर्नेंस कैन प्रिवेल. तो लोगों को अगर पता होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी तो ही पॉसिबल है, अकाउंटेबिलिटी तो ही पॉसिबल है. दस द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड डिसइमिटेट
इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलना और उसको पब्लिश भी करना, मतलब आप पब्लिश भी करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करते हैं तो वो पब्लिश भी होती है इंफॉर्मेशन। तो वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 which provides for right of a citizen to secure access to information under the control of public authorities। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ में जो भी चीज़ें हैं उसका आपको पूरा अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का। अब राइट टू नो द एंटीडिसेंस ऑफ द सिटीजन्स एट इलेक्शन। तो इलेक्शन में आपको हक है कि आप देखोगे कि वो कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में उसका पास्ट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, उसका भी आपको पूरा हक है। राइट टू रिप्लाई, तो ये इन LIC वर्सेस प्रोफेसर Manu Bhai Shah, the Supreme Court ruled that the right to reply, including the right to get that reply published in the same news media in which something was published against or in relation to the citizen, is protected under 19(1)(a। तो राइट टू रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसी न्यूज़पेपर में पब्लिश होना चाहिए उसका रिप्लाई। अगर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात या कोई क्वेश्चन सरकार से पूछा है, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, तो उसी जगह पे वहीं पर उसका रिप्लाई आना चाहिए। तो रिप्लाई मिलने का भी आपको हक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में सिर्फ क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, उसका जवाब मिलने का भी हक है। राइट टू साइलेंस, right to speak includes the right to not to speak or right to remain silent। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस में upheld the right to silence of 3 children who were expelled from school because they refused to sing the national anthem। तो ये ऐसा एक केस हुआ था केरला में कि upheld the right to silence of 3 children who were expelled। अगर वो बच्चे नेशनल एंथम रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, तो उनका राइट है कि वो साइलेंट रह सकते हैं। वो कुछ ऑपोजिट, कुछ विरोध में नहीं बोल रहे हैं, बट दे हैव अ राइट टू बी साइलेंट। तो द कोर्ट हैड हेल्ड दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम if he has genuine conscientious objections based on his religious belief। उसके खुद के पर्सनल रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अगर उसको जेन्यून ऑब्जेक्शन है, तो अगर वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन वो अगर साइलेंट रह रहा है तो फिर वो उसका हक है। तो राइट टू बी साइलेंट ये भी आपका हक है। हेंस राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस इंक्लूड्स राइट नॉट टू एक्सप्रेस एंड टू बी साइलेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक्सप्रेस करना ही है, आपको चाहिए चुप रहना है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है तो मत करो। मतलब राइट टू साइलेंस में, राइट टू स्पीक में और राइट टू एक्सप्रेस में राइट टू साइलेंट भी आ जाता है। फिर राइट टू फ्लाई दी नेशनल फ्लैग, आप अपना देश का जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो हम लहरा सकते हैं। तो इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया versus Naveen Jindal 2004, the Supreme Court held that the flying the national flag with respect, important है, and dignity is an expression and manifestation of one's allegiance and feelings and sentiments of pride of the nation, and therefore तो आपका फ्लैग लहराना आपके लिए एक एक्सप्रेशन है, एक अपने देश के लिए सेंटिमेंट्स है, आपको प्राउड है, तो वो आपका हक है, आप कर सकते हो। is a fundamental right protected under 19(1)(a। However, the flying of the national flag cannot be for commercial purpose। तो आपने एक कंपनी खोल दी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ लर्निंग ऐसा कुछ, और फिर वहाँ पे आपने कमर्शियली नेशनल फ्लैग लगा लिया। तो कमर्शियल पर्पस के लिए आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं फ्लैग से रिलेटेड, कि शाम को क्या होना चाहिए, सुबह उसका क्या होना चाहिए, फिर उसको फोल्ड करके रखना चाहिए, जो भी कुछ है, तो नेशनल फ्लैग को लहराने का आपको पूरा हक है, बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस क्या है। आपको राइट टू स्पीच का हक है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, आपका एक्सप्रेशन आप न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, सोशल मीडिया पे, कहीं भी कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? रेस्ट्रिक्शंस हैं ताकि
सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो बनी रहे। मतलब जहाँ पे इंडिया की इंटीग्रिटी की बात आती है, जहाँ पे इंडिया की सोवेरेनिटी की बात आती है, सोवेरेनिटी मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिया का खुद का पावर है, अथॉरिटी है खुद की। वो किसी दूसरे देश को पूछ के यहाँ पे टेस्ट नहीं करेगा। अगर उनको पोखरण टेस्ट करना है तो, न्यूक्लियर टेस्ट करना है तो, किसी और देश को पूछ के यहाँ पे वो जो मैरिज एक्ट है या कोई भी लॉ है वो किसी और देश को पूछ के नहीं बनाएगा। तो इंडिया का खुद का सोवेरेनिटी है। तो जहाँ भी सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी, देश के इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी के इंटरेस्ट में कुछ हो रहा है, तब तक आपके पास राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर जहाँ पर भी इंटीग्रिटी को खतरा है, जहाँ पर भी इंटीग्रिटी के विरुद्ध आप बोल रहे हो, सोवेरेनिटी के विरुद्ध आप कुछ बोल रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेट इन द सेंस यहाँ पे कोई स्टेट नहीं, स्टेट एज अ कंट्री एज अ होल, तो जहाँ पे आप पूरे देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, देश की सिक्योरिटी को आँच पहुँच सकती है, ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हो, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, तो जब तक फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन हो रहा है उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है। जहाँ पर ये खतरे में है तो फिर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर जो है, डिसेंसी है, मोरालिटी है, क्या एथिकली सही है या गलत है, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ऑब्वियसली आप वल्गर लैंग्वेज, आप गालियाँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि जिससे आपकी देश की डिसेंसी मेंटेन ना हो। तो ये सब चीज़ों का इंटरेस्ट में रखते हुए आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कहीं इंसल्ट हो रहा है, ऐसा कुछ आप बोल रहे हो, तो वो भी आपको अधिकार नहीं है। ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आप कोर्ट को भी इंसल्ट करोगे या कोर्ट का भी मान नहीं रखोगे। डिफेमेशन करना किसी का, स्लैंडर या जो भी कुछ आप लिखोगे, लिबेल होगा, तो कुछ भी आप अगर बोल रहे हो किसी के लिए, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए विदाउट नोइंग द फैक्ट, या फिर गलत किसी के लिए किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को सपोर्ट करना, इंसाइट करना, उसको उत्साहना और उसको और सपोर्ट करना, एक तरह का कोऑपरेट करना, तो ऑफेंस के कोऑपरेशन में आप कुछ बोल रहे हो तो फिर वो भी आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपका रेस्ट्रिक्शंस है। अब आती है बात फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग एन असेंबली मतलब असेंबल होना, सब एक साथ होना या कोई मीटिंग करना, इज़ अ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़, एजुकेशन, टू एजुकेट द पब्लिक। आप लोगों को कुछ एजुकेट करने के लिए, किसी भी तरह के कोई भी बात के लिए, आप भाषण देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, किसी तरह की लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, कोई भी आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए, किसी रिलीजन के बारे में, किसी भी पंथ के बारे में, कोई और नेता के बारे में, प्रीवियस कुछ भी आप एजुकेट करने के लिए अगर आप एक असेंबली करते हो, एक मीटिंग बुलाते हो, सब लोग मिलते हैं, तो उसका आपके पास फ्रीडम है। हेंस राइट टू असेंबल इज नेसेसरी corollary to right to free speech and expression. Article 19(1)(b) provides for right to assemble peacefully without arms. अगर आपके पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशंस नहीं है तो आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। दिस इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स रखो, आप हंगर स्ट्राइक भी रख सकते हो, धरने पे बैठ सकते हो, प्रोसेशंस निकाल सकते हो, जो सब लोग, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, किसी भी तरह का, किसी भी नेता से रिलेटेड, कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड आप प्रोसेशन निकाल सकते हो, वो आपके पास राइट है। However, असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। वो शांतिप्रिय होनी चाहिए, उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास कोई हथियार होने चाहिए। इट इज़ pertinent to note that there is no right to hold an assembly on government premises. कोई गवर्नमेंट प्रेमाइसिस पे आप असेंबली होल्ड ना करो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी मत करो। किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके आप सब लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते हो अनलेस आप उनकी परमिशन ले लो। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप लोगों को जोड़ो, एक साथ करो, इकट्ठा करो, मीटिंग करो, लेकिन उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि क्लॉज 3 में दिए गए हैं। इन इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगेन, अगर इंडिया की इंटीग्रिटी पे खतरा है, ऐसी आप चीज़ें कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो, कुछ ऐसी मीटिंगें कर रहे हो जहाँ पे इंडिया की सोवेरेनिटी को खतरा है, इंडिया को सिक्योरिटी को खतरा है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का इंटरेस्ट जो है वो उस पर इफेक्ट हो रहा है, तो वैसे रेस्ट्रिक्शंस तो ऑब्वियसली होंगे ही। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो आप एसोसिएशन बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए, यूनियंस बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। तो 19(1)(c) ये बताता है कि आप एसोसिएशन बनाइए, यूनियन बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। एसोसिएशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, दोज हु कम टुगेदर फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव व्हिच मे बेनिफिट टू द मेंबर्स ऑफ वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई लॉ कम्युनिटी है तो उन लोगों का एक एसोसिएशन होगा, सीए की कम्युनिटी है उनका एक एसोसिएशन होगा, कोई कस्टम ब्रोकर्स होंगे उनका एक एसोसिएशन होगा, फ्रेट फॉरवर्डर्स होंगे, ट्रांसपोर्टर्स होंगे, उनका एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन तो यही है कि ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ मिलते हैं ताकि उनकी फ्रेटर्निटी को या जनरल पब्लिक को उनको कुछ फ़ायदा हो, सब लोग एक साथ मिलके कुछ बेनिफिट ऑफ देयर ओन मेंबर्स, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं। तो वैसी एसोसिएशन आप बना सकते हो। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये लाइफ ब्लड है। तो डेमोक्रेसी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। एज विदाउट सच अ राइट पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिकल टू फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फॉर्म। तो अगर एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है अपना फंक्शनिंग उनका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक पहले तो एसोसिएशन ही बनाएंगे, एक तरह का एकजुट होकर सारे मेंबर्स मिलके एक पार्टी बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस इंक्लूड्स, एसोसिएशन और यूनियन में ये भी इंक्लूड है कि आप कंपनीज बनाइए, आपको फॉर्म करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो बनाइए। आप सोसाइटीज़ बनाइए, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए, पार्टनरशिप फर्म बनाइए, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स बनाइए, क्लब्स बनाइए। जो भी आपको लगता है कि एसोसिएशन ऑफ पीपल एक साथ आके मेंबर्स बहुत सारे जुड़कर लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो आपके पास अधिकार है। द राइट इज़ नॉट कन्फाइंड टू मेयर फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन। सिर्फ ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ फॉर्म कर रहा है, बट उसमें ये भी है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग, उन सब के लिए भी आपको राइट है। सिर्फ उसको फॉर्मेशन का राइट नहीं है, खाली बना के रख दिया उतना राइट नहीं दे रहा है आपको आर्टिकल 19(1)(c). आपको आर्टिकल 19(1)(c) उसको इम्प्लीमेंट करने का आपने बना लिया उसको एसोसिएशन को, उसके बाद आप उसको एडमिनिस्टर करो, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो, वो भी आपको अधिकार है। तो द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन मीन्स द राइट टू बी अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन वॉलेंटरीली। अगर आपको चाहिए तो आप उस एसोसिएशन के मेंबर भी बन सकते हो, ये भी आपके पास अधिकार है। वॉलेंटरीली होना चाहिए, कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से उस एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू कंटिन्यू टू बी और नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन। तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप उस एसोसिएशन के मेंबर बनो या ना बनो, कंटिन्यू रहो या ना रहो, आपको निकल जाना है तो आप निकल जाओ। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, कंपनी, ये सब भी बनाओ आप, लेकिन ऑब्वियसली फिर से थोड़े रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे ही। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो हमेशा होता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कोई खतरा ना हो। दूसरा, इंडिया का जो पब्लिक ऑर्डर है, देश का जो पब्लिक ऑर्डर है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, उस पर कोई खतरा ना हो। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) एंड 19(5) में ये बात कही गई है। तो ये 19(1)(e) और 1(d) और 1(e) दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो और आप कहीं भी रेसिडेंस भी बना सकते हो। मतलब आप मूव करोगे तो रेसिडेंस तो बनाओगे ही ना, आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब कहीं भी जाके रह सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्फर अ राइट अपॉन द सिटीजन्स टू मूव फ्रीली और टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री।
तो मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। तो 19(1)(d प्रोवाइड्स द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस मीन्स द राइट टू लोकोमोशन, दैट इज खुद की मर्जी से आप कहीं भी जा सकते हो। राइट टू मूव इज वंस ओन चॉइस। द राइट इंक्लूड्स द राइट टू यूज रोड हाईवेज। इसका मतलब आप मूव करोगे तो आप हवा से जाओगे, प्लेन में भी जा सकते हो, रोड से जाओगे, रेलवे पे जाओगे, तो आपको राइट है, आप यूज़ कर सकते हो रोड्स एंड हाईवेज। अब फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो ये 19(1)(e) है। तो ये दोनों ऑब्वियसली आप अगर आप राइट टू मूव है तो आपको राइट टू रेसिडेंस भी है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप पूरे देश में कहीं भी सेटल हो सकते हो। अगेन रेस्ट्रिक्शन होंगे थोड़े बहुत आपके मूवमेंट के, आपके रेसिडेंस पे, कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जहाँ पे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को खतरा है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनके प्रोटेक्शन, उनका इंटरेस्ट कहीं, मतलब उनको आप कहीं निकाल नहीं सकते हो। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उनके प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए आपको ये राइट जो है वो दिया गया है। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन जो आपका है वो करो, आप काम ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हो, सिवाय के रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन का ऑक्यूपेशन करूँगा। तो 19(1)(g provides for the fundamental right of the citizens to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। तो स्कोप क्या है इसका? The right to carry on a business include the right to shut down the business। तो बिजनेस कैरी ऑन करने का मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो बंद भी करो, वो भी इसी में ही आ गया। अगर आपको बंद करना है तो बंद करो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया ऑक्यूपेशन करना है, कोई नया प्रोफेशन करना है, तो इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर केपेबल, डू इट। फिर सेकेंड ये है कि देयर इज़ नो राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर जॉब ऑफ one's choice। For example, in a case of closure of an establishment, a man who has lost his job cannot say that his fundamental right to carry on the occupation is violated। अब अगर किसी का कंपनी बंद हो गई है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हो, मेरा ऑक्यूपेशन वॉयलेट हो गया। अब उसका कंपनी बंद हो गया तो वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे इस ऑक्यूपेशन में रहना है, आप कंपनी बंद नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है जो समझने वाली है। फिर देर इज़ नो राइट टू कैरी ऑन एनी डेंजरस एक्टिविटी। आप ऐसी कोई डेंजरस एक्टिविटी का बिजनेस नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई सर्विस में नहीं हो सकते हो जो एंटी सोशल हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो। आप बोलोगे कि क्रिमिनल किसी गुंडे के पास वो काम कर रहा है तो राइट टू जॉब है, राइट टू ऑक्यूपेशन है, तो वैसा नहीं है। नो वन कैन क्लेम द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस विद द गवर्नमेंट। आप ये राइट नहीं बोल सकते हो कि मुझे बिजनेस करने का अधिकार है, मुझे गवर्नमेंट के साथ ही बिजनेस करना है। तो वहाँ पे आपको अधिकार है, लेकिन आप उस कंडीशंस में फुलफिल होते हो, आप टेंडर भरते हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ही। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मुझे हक है तो आप मुझे ही काम दो। द राइट टू ट्रेड डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन इन ट्रेड। तो ट्रेड के कॉम्पिटिशन से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप बोलोगे कि मुझे राइट टू ट्रेड है, मैं ट्रेड करूँगा इस कंट्री के साथ, तो बाकी लोग भी करेंगे, तो कंपटीशन तो रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि राइट टू ट्रेड है, मेरी मोनोपोली हो जाएगी, सिर्फ हम ही कंपनियां करेंगे, हम पुराने हैं, वैसा नहीं होगा। तो आपको कंपटीशन ऑफ ट्रेड तो फेस करना ही होगा, वो उसका कोई ये नहीं है। राइट ये चीज़ आपको नहीं प्रोटेक्शन दे रहा है कि कंपटीशन भी नहीं होगा, तो सबको ही राइट है ट्रेड करने का। Thus, loss of income on account of competition does not violate the trade to right। तो आप बोलोगे कि इस कॉम्पिटिटर की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे ट्रेड करने नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अब रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को चूज़ करते हो तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन बाय इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से हर एक बिजनेस प्रोफेशन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे बाय स्टेट मोनोपोली। सेकेंड पॉइंट ये है कि enables the state to make laws for creating state monopolies either partially or completely in respect of any trade or business or industry or service। The right of a citizen to carry on trade is subordinated to the right of the state to create a monopoly in his favor। तो स्टेट जो होगा वो हमेशा अपने लिए आइदर पार्शियली या कंप्लीटली
मोनोपोली सेट कर सकता है, मतलब स्टेट को जो चीज़ें चाहिए वो अपने हाथ में रख सकता है। फॉर एग्जांपल उनको लगेगा कि रेलवे उनको अपने हाथ में रखना है तो वो रख सकता है। तो सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19(6) empowers the state to lay down by law the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on occupation, trade or business। तो आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं राइट टू प्रोफेशन है, मुझे टीचर ही बनना है तो मैं टीचर बनूंगी, लेकिन आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आपके पास डीएड बीएड कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो तो ही आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है टेस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर 19(2) to 19(6)। आपके पास रेस्ट्रिक्शंस का जो है वो एक टेस्ट है, मतलब 19 ये जो आपको फ्रीडम सब दिए हैं उसको रेस्ट्रिक्शंस का कैसे डिफाइन करेंगे, आप रेस्ट्रिक्शन कैसे समझ पाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड बाय अंडर द लॉ under the authority of law duly enacted by the appropriate legislature। the law authorizing the restrictions must be reasonable। तो law कभी भी कोई भी restriction जो लगाएगा वो reasonable होगा, और restriction कोई भी particular purpose के लिए होगा, उसका कुछ specific clause होगा, उसका कुछ connection होगा कि आपने restriction क्यों लगाए हैं और उसके objective क्या है law के। तो जो भी in short जो भी restriction कभी भी कोई भी law लगाएगा तो वो उसका टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो, वो देख सकते हो कि वो रीज़नेबल है, वो देश के हित के लिए है, पब्लिक के अच्छे के लिए है कि क्या है। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 and 22। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो 19, 20, 21, 22 ये सब फ्रीडम ऑफ राइट के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम, Constitution of India not only defines the law of land and various organs of government, but also sets a limit on powers of government. The Constitution, through fundamental rights, ensures a democratic state and assures that each individual has certain rights। तो हर स्टेट जो हर स्टेट मतलब कंट्री एज अ होल डेमोक्रेटिक है और हर इंडिविजुअल के सर्टन राइट्स हैं। The fundamental rights are so significant that constitution guarantees the government does not violate them। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की गारंटी देता है कि गवर्नमेंट किसी के भी राइट्स जो है वो वॉयलेट नहीं कर सकती है। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल जो है वो 19 to 22 में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फिर आर्टिकल 19 to 22 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है कि हमने जो देखे है कि राइट टू फ्रीडम, फिर 6 फ्रीडम क्या क्या है। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम बताया है कि 19 to 22 में है, जो इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम से रिलेटेड है। क्योंकि 19 जो है अभी हमने पढ़ा वो क्या क्या किससे रिलेटेड है। एक तो आप असेंबली कर सकते हो, मतलब लोगों को एक जोड़ के मीटिंग कर सकते हो, कोई प्रोफेशन चुन सकते हो, आप मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी आप जाके अपना घर बदल सकते हो, आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको राइट है, आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप रेसिडेंस बनाते हो, ये सब तो 19 में आ गया। 20 बात करेगा आपका, इट डील्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो आपके अगर ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कन्विक्शन है उसका प्रोटेक्शन की बात करेगा वो, ये हम डिटेल में करेंगे। फिर 21 बात करेगा कि रीजनेबल राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। 21 बात करेगा कि बेसिक जो एजुकेशन है वो मिलना चाहिए, आपको राइट टू लाइफ है, आपकी पर्सनल खुद का फ्रीडम है। फिर 22 बात करेगा डील्स विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट हो गए अगर आप, तो उसके रिलेटेड क्या प्रोटेक्शन है, कितना आपको बेल मिल सकता है, कौन आपको अरेस्ट कर सकता है, क्या वारंट चाहिए, और डिटेंशन इन सम इंस्टेंसेस, कौन से इंस्टेंसेस में आपको डिटेन करके रखा जा सकता है। तो ये सारा जो है